वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 11th स्टैंडर्ड की हॉर्नबिल बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल करेंगे। ये जो चैप्टर है बेसिकली क्या है, ये एक आर्टिकल है और इसमें क्या बताया गया, इसमें हमारा जो अर्थ है उसकी जो बात की गई है, उसकी फ्रेशनेस कैसे ख़त्म हो रही है, उसकी वाइटैलिटी कैसे ख़त्म हो रही है, क्यों हो रहा है ये सब। क्योंकि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। डैमेज इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो इरिपेरेबल है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सारी चीज़ें तो अर्थ से लेते जा रहे हैं। एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वेजिटेशन है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी क्वांटिटी में कार्बन निकल रहा है, बहुत सारे केमिकल्स निकल रहे हैं। हमने मराइन लाइफ को भी क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से रिवर्स ड्राई हो रही हैं। तो हमारी जो ग्रीड है उसका रिजल्ट क्या हुआ, यही हुआ ना कि जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट हो गई और वो हमारे मतलब कितनी हार्मफुल रेस को उसने इनवाइट किया अर्थ के सरफेस पे। इसके अलावा हमने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया ह्यूमंस और अदर स्पीशीज ऑफ द अर्थ के बीच में। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। और देखो, अगर आप इसके टाइटल को देखो, द एलिंग प्लैनेट। अब एलिंग प्लैनेट से क्या समझ में आता है, एलिंग का मतलब होता है बीमार, प्लैनेट बीमार प्लैनेट। बीमार प्लैनेट कौन सा है, हमारा अर्थ। ये अर्थ जो है, ये प्लैनेट जो है, इसको एलिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो इनसेंसिटिव एक्सप्लॉयटेशन किया ना ह्यूमन ने अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, इसलिए क्या हुआ कि रिवर्स ड्राई हुई, डिप्लीट हुई, पॉल्यूट हुआ सारा एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट खत्म हुए, ग्रीनरी चली गई। अर्थ जो है यहाँ पर अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया सर्वाइवल के लिए, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, एलिंग प्लैनेट बोला गया है। आगे लिखा हुआ है द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। अब ये ग्रीन मूवमेंट रोल क्या है, देखो, ग्रीन मूवमेंट जो थी ना, उसका एम ये था कि लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज हो। थिंकिंग क्या चेंज हो कि जो लोग हैं वो क्या समझते थे कि अर्थ क्या है, एक मशीन है। ठीक है, वो उसको लिविंग नहीं मानते थे कि इसका कैसे भी यूज़ करो, आपको बस इससे लेना लेना है। लेकिन जो ग्रीन मूवमेंट आई उसका एम ये था कि जो वर्ल्ड है वो अर्थ को कैसे देखे, हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू के साथ देखे। ठीक है, वो ये चाहते थे कि लोग जो है कॉन्शियस हुए और ये जो डिग्रेडेशन कर रहे हैं, डिटोरेशन कर रहे हैं नेचर का, इसके रिसोर्सेज का, ये सब चीज़ें क्या कर दे, बंद कर दे। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. ये कहता है one cannot recall, recall होता है याद करना। कोई भी मूवमेंट किसी को याद नहीं आती है वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री में, विच हैज़ ग्रिप्ड मतलब जो छा गई हो पूरे ह्यूमन रेस की इमेजिनेशन के ऊपर, सो कम्प्लीटली, इतनी पूरी तरीके से, सो रैपिडली, इतनी तेज़ी से, ऐसी कोई मूवमेंट ध्यान नहीं आती है सिवाय किसके, ग्रीन मूवमेंट के, जो कब स्टार्ट हुई थी, 25 ईयर्स अगो। 1972 में क्या हुआ कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट ग्रीन पार्टी बनी, कहाँ पर फाउंड की गई है, न्यूजीलैंड में। तब से लेके आज तक इस मूवमेंट ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मीन्स इट इज स्टिल कंटिन्यू। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रीन मूवमेंट का मेन पर्पस ही क्या था। ये जो आई उसमें यही हुआ कि लोगों की जो थिंकिंग है वो शिफ्ट होने लगी। क्या शिफ्ट होने लगी, मैकेनिस्टिक से, मतलब वो जो अर्थ है वो उसको क्या समझते थे, एक मशीन समझते थे। वो व्यू उनका चेंज होकर क्या, कौन सा व्यू होने लग गया, होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक क्या होता है कि आप पूरे अर्थ को एक सिंगल यूनिट में देखो, कंप्लीट देखो, उसको हर पहलू से देखो, उसको ये मत समझो कि ये सिर्फ एक मशीन है। और हम उसको कैसे देखें, इकोलॉजिकल व्यू से देखें। इकोलॉजिकल मीन्स नेचर के व्यू से, पर्यावरण के व्यू से। हमने अर्थ को क्या कैसे देखने लगे इस मूवमेंट के बाद, नॉट मैकेनिस्टिक व्यू बट विद द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू के साथ देखने लगे। वन होप्स इरवोकेबली का मतलब क्या है कि अब हम लोग हर एक की एक ही उम्मीद है। क्या, इरवोकेबली का मतलब होता है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, कि अब ये जो चेंज आया है ये रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है, इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस। ये लोगों की परसेप्शंस यानी उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें एक शिफ्ट है, एक चेंज आया। कैसा चेंज आया, एज रेवोल्यूशनरी एज दे इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपर्निकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन।
वो बोलते हैं कि ये ग्रीन मूवमेंट जो थी वो एक ऐसी शिफ्ट लेके आई लोगों की थिंकिंग में जैसे एक रेवोल्यूशनरी हो। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है कोई क्रांति आना, कुछ ऐसा होना जिससे कंप्लीट चेंज हो जाए। कहते एक बार जैसे क्या हुआ था, कुछ कोपरनिकस ने इंट्रोड्यूस किया था। उसने क्या बताया था? कोपरनिकस ने ये बताया था कब 16th सेंचुरी में कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जब कोपरनिकस ने ये बात बताई थी ना तो बहुत ही कंप्लीट चेंज आ गया था, बहुत सारा एक रिवोल्यूशन सा छा गया था। वही तब छाया जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, मतलब लोगों की थिंकिंग चेंज हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार क्या हुआ कि लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप हुई, अवेयरनेस डेवलप हुई, वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस हो गई। क्या ही कि जो अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट। और लोगों ने ये रियलाइज किया कि जो अर्थ है वो क्या है, एक इनॉर्मस बीइंग है। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसके हम लोग क्या हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, की जो अर्थ है, इट रेफर्स टू अर्थ हेयर, कि अर्थ जो है उसकी अपनी एक मेटाबॉलिक यानी जो बेसिक नीड्स होती हैं बॉडी की, जैसे फूड है, वाटर है, हमें चाहिए ना, वैसे ही अर्थ की भी अपनी एक मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं। एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। और जो अर्थ है वो एक वाइटल प्रोसेस करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है, जिसके लिए हमें उसको क्या करना चाहिए, अर्थ को रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और अर्थ को प्रिजर्व भी करना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। ये कहता है कि जो अर्थ के अब आप इम्पॉर्टेंट साइन देखने को मिल रहे हैं, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि अर्थ जो है वो क्या बनता जा रहा है, एक पेशेंट बनता जा रहा है, जो लगातार जिसकी हेल्थ क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation। लेकिन अब क्या हुआ, we have begun to realize, अब हम लोगों को रियलाइज होने लगी हमारी ethical obligations यानी हमारी moral जो responsibilities बनती हैं being a person, वो हमने रियलाइज की। क्या कि हमें क्या बनना है, गुड स्टीवर्ड बनना है। स्टीवर्ड कौन होता है, कोई भी पर्सन जो हर चीज़ को मैनेज करे। तो हमें एक ऐसा पर्सन बनना है जो हर चीज़ को मैनेज करता है, ठीक है, मतलब हमें अपने प्लैनेट को, अपने अर्थ को अच्छे से मैनेज करना है। और हमें क्या बनना है, अपने अर्थ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी है रेफर्स टू पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। किसका, ये जो धरोहर है हमारे पास, लिगेसी यानी धरोहर, किसकी धरोहर है, फ्यूचर जनरेशन की। ये जो धरोहर, ये लिगेसी हमारे पास पड़ी है, उसको संभाल के रखना है, एक अच्छे पर्सन की तरह हमें सब मैनेज करना है और एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी की तरह इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है। The concept of sustainable development was published in 1987। अब क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसकी जो रिपोर्ट थी वो क्या डिफाइन करती है, वो कहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट करो दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि आप अपनी प्रेजेंट की नीड को पूरी करो, कोई मना नहीं है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब फ्यूचर जनरेशन की के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आप उनको भी कंसीडर करके चलो। ये मत करो कि आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने के लिए अभी तो सारी चीज़ें यूज करते जाओ, लेकिन बाद में फ्यूचर जनरेशन अपनी जो नीड्स है उसको पूरा ही ना कर पाए। तो आप अपनी नीड्स को पूरा करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के साथ, उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। दैट इज़ मतलब विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। विदाउट स्ट्रिपिंग का मतलब होता है कि बिना नष्ट किए, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे वर्ल्ड के, उनको एक्सेस में आपको नष्ट नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, उसको हमें सेव करके रखना है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी तो ज़रूरत होगी ना इसकी। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal। कहता है एक जू था, कहाँ पर, लुसाका ज़ाम्बिया में। वहाँ पर क्या था, एक केज था, एक जो पिंजरा था उसके अंदर एक नोटिस लिखा हुआ था। नोटिस क्या था कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एनिमल इनसाइड द केज। लेकिन जब आप केज के अंदर जाते हो आप देखोगे कोई एनिमल नहीं है वहाँ पर, एक मिरर लगा हुआ है, और मिरर के अंदर आप किसको देखते हो, खुद को देखते हो। मतलब कौन है सबसे खतरनाक आदमी, आप खुद हो।
थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। वो कहते हैं कि थैंकफुल हैं हम कि काफ़ी सारे एजेंसीज, काफ़ी सारे लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत सारे एफर्ट्स किए। किस लिए एफर्ट्स किए? कि लोग अवेयर हों। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ा खतरा जो है, सबसे बड़ा जो खतरा, जो डेंजरस एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग खुद है हमारे इस अर्थ के लिए, कोई और एनिमल नहीं है। एक न्यू अवेयरनेस क्रिएट की गई, हैज़ नाउ डोंट अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। मतलब एक नई अवेयरनेस आई लोगों के बीच में। डॉन्ट का मतलब होता है बिगिन, कोई भी चीज़ शुरू होना। तो लोग जो है अवेयर होने लग गए, लोग अवेयर होने शुरू हो गए। और कौन होने लग गए? द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। कौन हुआ? एंड ह्यूमन बींग हुआ। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. उसको ये रियलाइज़ हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ कि ये जो सिस्टम है सारा, ये किस पे नहीं चलेगा, ये डोमिनेशन से नहीं चलेगा। भाई आप क्या करो, अपना रोब मारो, हर चीज़ पे आप खुद को ऑनर समझो पूरे अर्थ के, ऐसे नहीं होगा। बल्कि ये जो सारा सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं किससे चलती हैं? पार्टनरशिप से चलती है, मिलजुल के चलेगी। अर्थ के साथ हमें मिलजुल के रहना पड़ेगा, हर चीज़ को अपनाना पड़ेगा। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट बनाना। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लिस्ट बनाई, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि 1.4 मिलियन जो है लिविंग स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जिसके साथ जो ह्यूमन बींग है, जो मैनकाइंड है, वो अर्थ को शेयर करता है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। वो कहते हैं कि ये तो क्या थे जो लिस्टेड है, लेकिन बहुत सारे अनलिस्टेड भी लिविंग स्पीशीज हैं, ठीक है। बायोलॉजिस्ट रेकन का मतलब होता है कि उनके बायोलॉजिस्ट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं लोग, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, उनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे अनलिस्टेड लिविंग स्पीशीज़ भी हैं जिनको काउंट नहीं किया गया। वो कितने हैं? अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज़। मतलब ये वो हैं जिनको लिस्ट में नहीं आते हैं। स्टिल लैंग्विश अननेम्ड इन इग्नोनिमस डार्कनेस। ये जो स्पीशीज़ हैं ये क्या हो रहे हैं? फिनिश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। इनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है कि ये है नहीं है, कहाँ है। तो ये सारे जो हैं वो क्या हो रहे हैं? एक गुमनामी के अंधेरे में भटक रहे हैं। और ये क्या है? हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission. वो कहते हैं कि सबसे पुरानी अर्ली जो इंटरनेशनल कमीशन थी, जो किस में डील कर रही थी? इंटर एलिया में, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी। जिसने क्वेश्चन उठाया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को लेके, वो कौन सी कमीशन थी? ब्रांड कमीशन, ठीक है। इसने क्या किया? डिस्टिंग्विश किया। मतलब इनमें से क्या था, इसके जो भी मेंबर्स थे ना, उसमें एक इंडियन मेंबर भी था जिसका नाम था मिस्टर LK झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। जो पहली रिपोर्ट आई उसमें एक क्वेश्चन रेज किया गया, क्या? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, कि जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी, सक्सेसर यानी फ्यूचर जनरेशन, कमिंग जनरेशन, जो हमारी कमिंग जनरेशन होगी उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? ए स्कॉर्च प्लैनेट। स्कॉर्च प्लैनेट यानी क्या? एक जला हुआ प्लैनेट जिसमें क्या है? एडवांसिंग डेजर्ट होंगे, रेगिस्तान से पूरा झुलसा हुआ होगा, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप यानी पुअर लैंडस्केप होगा, एंड एलिंग एनवायरनमेंट। एलिंग आई टोल्ड यू अर्लियर मतलब बीमार। तो ये क्वेश्चन रेज किया गया कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या ऐसा प्लैनेट छोड़ के जाएंगे जो पूरी तरीके से जल चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. ये कहता है कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो है, उन्होंने अपनी बहुत ही थॉटफुल बुक जिसका नाम क्या है? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, उसमें पॉइंट आउट किया है कि जो अर्थ है उसके 4 मेन जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड, ठीक है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये जो चारों बायोलॉजिकल सिस्टम है ये क्या है? फाउंडेशन है, बेस है किसका? पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बैकबोन ये 4 सिस्टम ही है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड दीज 4 सिस्टम, वो कहते हैं कि ये फूड तो हमें देते ही हैं नो डाउट, लेकिन इसके अलावा ये जो चारों सिस्टम है ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। सिवाय कौन किसको छोड़ के?
मिनरल एंड पेट्रोलियम जो डिराइव्ड सिंथेटिक्स का यहाँ पर मतलब है इंडस्ट्री आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बाकी सभी इंडस्ट्रीज को ये जो चारों हमारे सिस्टम है क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं मिनरल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को छोड़ के। In large areas of the world, human claims on the systems are reaching an unsustainable level. ये कहता है वर्ल्ड के काफ़ी सारे एरिया में क्या है कि जो ह्यूमन ने क्या कर लिया है, इन सिस्टम्स पर अपना क्लेम कर लिया है, जिसकी वजह से क्या है मतलब इसको एक्सेस लेवल पर ले गए हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, मतलब इसको एक्सेस में यूज़ करना, एक्सेस में ख़राब करना, वहाँ तक ले गए कि अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, अर्थ से जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है। इम्पेयर्ड होता है खराब होना, खराब हो रही है, प्रोडक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रही है। व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है तो फिशरीज कोलैप्स होंगी। नेचुरल है कि जो फिशरी है हमारी जो इतनी इंपॉर्टेंट है वो खत्म हो जाएगी, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, जो ग्रास लैंड है जिस एरिया में इतनी घास उगती है वो कैसी लैंड हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, फर्टाइल नहीं रहेगी। एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरेट, और जो क्रॉपलैंड है जहाँ पर क्रॉप उगती है वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। दूसरी बात कि क्या है, हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन कॉन्शियस है, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड है, हर किसी को प्रोटीन चाहिए, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं डेली। फिशेस के अंदर प्रोटीन होता है तो ओवर फिशिंग हो रही है। बहुत सारी पुअर कंट्रीज़, इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट जो है उनको क्या किया जा रहा है, डेसिमेटेड किया जा रहा है। डेसिमेटेड का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम किया जा रहा है फॉरेस्ट को इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और वो कम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को खाना बनाने के लिए फायरवुड चाहिए। प्रोक्योर का मतलब होता है टू गेट, लकड़ी के लिए वो क्या कर रहे हैं, कुकिंग के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, डेसिमेट हो रहे हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर तो क्या है कि जो फायरवुड है हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, इतना महंगा हो गया है कि एक बात बोली गई है क्या, वट गोज अंडर द पोट नाउ कोस्ट मोर देन वट गोज इन साइड इट। मतलब सपोज करो कोई भी चूल्हा जल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, एक पोट रखा हुआ है। वो कहते हैं कि जो पोट के अंदर है वो इतना महंगा नहीं है, लेकिन जो पोट के नीचे है यानी जो लकड़ी है, जो फायरवुड है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। Since the tropical forest is in the words of Dr. Mayers the powerhouse of evolution। अब ये ना बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो ये कहता है कि डॉक्टर मेयर के वर्ड में उन्होंने क्या बोला कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होना। देखो यहाँ पर थोड़ी सी डीप बात है, ध्यान से सुनना। जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है घर होते हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर करते हैं। अगर हम इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बहुत सारे स्पीशीज़ क्या हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे, और घर के बिना क्या होगा, ये स्पीशीज़ कम भी हो जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग जो है इन फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिसका क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी गैसेस वगैरह इंक्रीज हो रही हैं, ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स इसके रह रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमें क्या ज़रूरत है, एक फटाफट मेजर्स लेने की कि जो इस तरीके के फॉरेस्ट हैं इनकी डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट जो एक हेल्दी प्लेस हो जहाँ पर हम रह सकें। So we can say that these forests are the powerhouse of evolution। evolution यानी डेवलपमेंट के लिए, स्मूथ रनिंग ऑफ लाइफ के लिए ये जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। Several species of life face extinction as a result of its destruction। और इसकी डिस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं हम, जब हम इसको ख़राब कर रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे स्पीशीज़ यानी मैक्सिमम स्पीशीज़ जो है वो क्या फेस कर रही हैं, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ख़त्म होना। एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट ये जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। It has been well said that forest precedes mankind, desert follow। ये कहता है कि ये बिल्कुल सही कहा गया है, क्या कि फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, मैनकाइंड से पहले, हमारे आने से पहले क्या थे, फॉरेस्ट थे, लेकिन अब हमारे बाद क्या है, डेजर्ट है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट को डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया डिस्ट्रक्शन कर करके। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year।
वो कहता है कि वर्ल्ड की जो एंशियंट पैट्रीमनी है, पैट्रीमनी क्या होता है, कोई भी मतलब इनहेरिटेड चीज़ हो जो, ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, धरोहर आप कह सकते हो, कि जो वर्ल्ड की एंशियंट पैट्रीमनी है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो हमें मिली थी, ये क्या हो रही है, अब इरोड हो रही है, फिनिश हो रही है। किस रेट पे हो रही है? 40 to 50 मिलियन एकड़ पर ईयर हो रही है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और इसके अलावा हम लोग क्या करें, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता यूज़ डंग का, डंग आपको पता है वेस्ट, ठीक है, एनिमल वेस्ट जो होता है उसको डंग बोलते हैं, हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। बर्न करने की वजह से क्या होता है कि वैसे अगर हम आप इसको बर्न ना करो तो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है सॉइल के लिए, ठीक है, लेकिन हम उसको बर्न कर देते हैं तो हमें ये जो है नेचुरल जो फर्टिलाइजर है, इससे भी हम लोग क्या हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। The World Bank estimate that a 5-fold increase in the rate of forest planning is needed. वो वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने एस्टिमेशन दिया, एस्टिमेट लगाया कि 5 टाइम फॉरेस्ट प्लांटिंग को इंक्रीज करना होगा। क्यों इंक्रीज करना होगा? इतनी ज़रूरत है टू कोप विद द, कोप होता है बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाने के लिए किसके साथ, जो एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हमें आगे फ्यूल की डिमांड होने वाली है ईयर 2000 में, मतलब अब इसने 2000 का यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, बिकॉज ये आर्टिकल लिखा गया 1994 में, ठीक है, और तब उसने बोला कि अगर 2000 तक आपको इतना फ्यूल चाहिए तो इस टाइम पर आपको 5 टाइम्स इसकी जो कैपेसिटी है फॉरेस्ट प्लांटिंग है वो बढ़ाना होगा। अब लेकिन 2020 चल रहा है। जेम्स पिट, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जेम्स पिट जो प्रेसिडेंट थे यहाँ के, उन्होंने क्या बोला, We were saying that we are losing the forest at an acre a second. वो कहते हैं हम लोग बोलते तो ये है कि हम लोग फॉरेस्ट लूज कर रहे हैं कितना, 1 सेकेंड में 1 एकड़, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत क्लोज है किसके, कि हम लोग 1 सेकेंड में 1 एकड़ नहीं, 1.5 एकड़ जो है वो लूज कर रहे हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment. अब जो आर्टिकल 48A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि स्टेट को जो है एफर्ट्स करने चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, और हमारी कंट्री की जितनी भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उनको सेफ गार्ड करने के लिए। बट लेकिन क्या हो रहा है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा एंडलेस पेन होता है, बहुत ही मतलब ना ख़त्म होने वाला दर्द होता है, वो क्या होता है कि जो लॉज बनाए तो जाते हैं लेकिन उनकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, ना ही कभी इंडिया में अप्लाई होते हैं। एनफोर्स का मतलब होता है अप्लाई होना, ना वो रिस्पेक्ट होती ना वो अप्लाइड होते। फॉर इंस्टांस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड लेबर नहीं होनी चाहिए, बंधुआ लेबर नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को अबॉलिश करो। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें फ्लोरिश कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, शेमलेसली कर रही है, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि 44 ईयर्स से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लॉ पास किया, जो भी किया, मना किया, फिर भी क्या है, ये फ्लोरिश हो रही है। A recent report of our Parliament Estimate Committee has highlighted the near कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। अब जो रिसेंट रिपोर्ट आई है हमारी पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी की, उन्होंने क्या हाईलाइट किया है कि बहुत ही खतरनाक वे में डिप्लीशन हो रहा है इंडिया के फॉरेस्ट का पिछले 4 डिकेड्स में, पिछले 40 ईयर्स में। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, वो क्या, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब जो बिल्कुल ट्रू डाटा था उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है डाटा, is losing its forest at the rate of 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। मतलब एक साल में इतने 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट जो है वो लूज हो रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। वो कहते हैं कि बड़े बड़े एरियाज, कुछ ऐसे जो प्रॉपर फॉरेस्ट लैंड मतलब ऑफिशियली डेजिग्नेट किए गए हैं कि ये फॉरेस्ट का एरिया, इसको आप ट्रीज से भर के रखोगे, वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी ट्रीलेस हो रहे हैं। तो जो एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट का अगर हम कैलकुलेट करें तो वो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो गवर्नमेंट हमें रिकॉर्ड देती है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, उससे भी 8 टाइम्स ज़्यादा जो है हमें लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is crucial in many of the 88 countries investigated. 3 साल की स्टडी की गई,
सैटेलाइट्स का और एरियल फोटोग्राफी का यूज़ करके। किसने की? यूनाइटेड नेशंस ने की। 88 कंट्रीज़ में इन्वेस्टिगेशन की और फिर उन्होंने ये वार्निंग दी कि जो एनवायरनमेंट है वो इतनी बुरी तरीके से डिक्लाइन हो रही है दैट इट इज़ क्रिटिकल, कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, मतलब बहुत खतरनाक विनाश हो चुका है जो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। वो कहता है इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। किसके लिए? जो फ्यूचर है ह्यूमन सोसाइटी के, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, ख़राब करने के लिए। पॉपुलेशन बढ़ना इज़ ऑल्सो नॉट गुड। It took mankind more than a million years to reach the first billion। वो कहता है कि पहले क्या होता था कि पॉपुलेशन इतनी स्पीडली ग्रो नहीं होती थी, तो कहता है कि मिलियन साल लग गए फर्स्ट बिलियन पॉपुलेशन कंप्लीट होने में। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द 1800। और ये कब की बात है? ये अराउंड 1800 की बात है जब मिलियन सालों में फर्स्ट बिलियन पॉपुलेशन कंप्लीट हुई। लेकिन बाय द ईयर 1900 क्या हुआ? सेकेंड बिलियन ऐड हो गई। 20th सेंचुरी में और 3.7 बिलियन पॉपुलेशन ऐड हो गई। और अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो लगभग 5.7 बिलियन है। और हर 4 दिनों में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? 1 मिलियन। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। वो कहता है कि फर्टिलिटी फॉल यानी कि जो बच्चे पैदा करना है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ती है, आप एजुकेटेड होते हो, एजुकेशन जो है वो स्प्रेड होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, तो फर्टिलिटी फॉल होती है। तो कहता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये जो है बेस्ट क्या है? गर्भ निरोधक है। कि डेवलपमेंट होएगी, आपके अंदर एजुकेशन आएगी तो आप चीज़ों को समझोगे। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कॉन्टिन्यूज। लेकिन डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर इस तरीके से जो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस तरीके से जो पॉपुलेशन का नंबर है वो इंक्रीज होता गया। तो क्या हो रहा है अब? द रिच गेट रिचर, कि जो अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है, एंड द पुअर भी गेट चिल्ड्रन, और जो पुअर है वो क्या कर रहा है? सिर्फ बच्चे पैदा कर रहा है, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। और यही मेन रीज़न है इसके पीछे, यही स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से गरीब गरीब रह रहा है। ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा वर्कर मिलेंगे, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा पॉपुलेशन और बिना काम के, विदाउट वर्क। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल। वो कहते हैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया जाता कि ह्यूमन बींग्स को आप कैटल की तरह ट्रीट करो, एनिमल्स की तरह ट्रीट करो और उनके ऊपर कंपल्शन डालो, मतलब उनको स्टेरिलाइज कर दो, बांझ बना दो, मतलब कंपल्शन करके उनको मना कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सजेशन नहीं दिया जाता। लेकिन there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion। वो कहते हैं लेकिन कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है कि भाई लोग अपनी मर्जी से अगर फैमिली प्लानिंग करते हैं बिना किसी तरीके के फोर्स के, तब उनको समझ ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, वो उन चीज़ों को समझ नहीं रहे। एट लास्ट वो कहते हैं कि चॉइस आपकी है कि आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है या परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या जो ये पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली बढ़ाना है। चॉइस इज़ योर्स। फाइन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड। वो कहता है अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो एस्टिमेट की गई है 920 मिलियन टुडे, मोर देन। वो कहते हैं इतनी पॉपुलेशन है, 920 मिलियन है आज के टाइम पर, जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन को मिला के भी उससे ज़्यादा है। कोई नहीं जानता, नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। वो कहते हैं कि जो इंडिया की कंडीशंस है उसको जो भी पर्सन अच्छे से जानता है वो इस बात पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करेगा कि यहाँ के लोगों की जो होप है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो तो पूरी नहीं होने वाली, बल्कि क्या होगा कि वो जिन हट्स में रह रहे हैं वहीं पर भूखे वो अपना दम तोड़ देंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाई गई। For the first time in human history we see a transcending concern। वो कहता है इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हमने क्या देखा? ट्रांसेंडिंग मतलब जो ट्रांसफ़र होता है, लंबे टाइम से जो कंसेप्ट चल रहा है उसके हमने क्या देखा? एक कंसर्न देखा।
कंसर्न किसके बारे में था कि जो सर्वाइवल है नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, कि लोगों के अंदर ये चीज़ आई कि सर्वाइवल के लिए सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ज़रूरी नहीं है, प्लैनेट जो है अर्थ है वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्लैनेट सर्वाइव करेगा तभी लोग सर्वाइव करेंगे, और लोगों के अंदर ये चेंज आया। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence। और हम लोगों ने क्या किया, ये सोचना शुरू किया, एक holistic view की तरफ हम लोग जाने लगे, complete view की तरफ जाने लगे, हर तरीके से सोचने लगे कि ये कितना ज़रूरी है हमारी existence के लिए, ये बेस है हमारा। The environmental problem doesn't necessarily signal our demise। वो कहता है कि जो environment की जो problem है या ये जो population वाली problem है, ये सिर्फ हमारे डिमाइज होता है एंड होना, कि हमारे एंड का ही सिग्नल नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर का भी पासपोर्ट है। जो हम अभी करेंगे वो आगे फ्यूचर में दिखेगा। तो हमें क्या करना है कि इसको एंडिंग की तरफ नहीं लेके जाना, अपने फ्यूचर का भी सोचना है। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ एश्योर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है कि जो लेकिन अब नया वर्ड एमर्ज हुआ, नए लोग आए, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है, जो ग्रीन मूवमेंट आई उसके विजन में, वहाँ पर लोगों का जो विचार है, देखने की शक्ति है, वो बदली। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो एरा है किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। मतलब उषड का मतलब होता है एक किसी को गाइड करना। तो उन लोगों के अंदर क्या हुई, एक जागरूकता आई और उन लोगों ने समझा कि ये जो टाइम है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू किया। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू। ये क्या है, एक होलिस्टिक व्यू है, इकोलॉजिकल व्यू है कि वर्ल्ड को आप कैसे देखो, एक इंटीग्रेटेड होल, मतलब एक कंप्लीट देखो, पूरा पार्ट में देखो, पूरे कंप्लीट देखो, ना कि कैसे देखो कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में देखो, उसको यूनाइटेड देखो। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है ये जो न्यू एरा आई रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो इंडस्ट्रीज़ का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। तो सबसे ज़्यादा इनको अवेयर होना, इनको रिस्पॉन्सिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont। अब क्या है ये DuPont क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। वहाँ के एक चेयरमैन है, उनका एक व्यू है। वो कहते हैं उनके अगर व्यू को कोई माने, जिनका नाम क्या था, मिस्टर एडगर एस वॉलेंट था, अगर कोई इनके व्यू को माने तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अगर सारे बिजनेसमैन उनके व्यू को माने, उनके थॉट्स को शेयर करें, तो वो क्या कहते थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं क्या हूँ, इस कंपनी का CEO हूँ, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। और उन्होंने बोला कि आवर कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। वो कहते हैं कि हमारी जो कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्टेंस होगी, मतलब हम लोग एग्जिस्ट तभी कर पाएंगे कॉन्टिन्यू लंबे टाइम तक, कैसे, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर की तरह, एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर की तरह जो हर चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस तब पॉसिबल है, क्या तब कब पॉसिबल है कि जब हमें रिक्वायरमेंट हो, मतलब जब हम इस चीज़ को समझें कि हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस में एक्सेल पानी है। मतलब जो भी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है उसको प्रॉपर यूज़ करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her फैलिटिशियस वर्ड्स। अब वो क्या कहता है कि जो मार्गरेट थैचर है, इन्होंने कई सालों में काफ़ी सारी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है। और ये कौन थे, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन कोई भी, नन हैज़ पास्ट, कोई भी स्टेटमेंट जो है इतनी पास नहीं हुई, लोगों तक नहीं गई, इतनी मतलब फेमस नहीं हुई जितनी ये हुई, ठीक है। क्या इंग्लिश में, मतलब उन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं, और किस कैसे वे में, फैलिसिटियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में जिस तरीके से उन्होंने बात कही है वो बहुत अच्छी है और इतनी ज़्यादा फेमस, और कोई भी उनके वर्ड्स नहीं हुए हैं। और वो वर्ड्स क्या थे, वो वर्ड्स ये थे कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन द अर्थ, कि कोई भी जनरेशन, चाहे हम हैं चाहे आने वाली पीढ़ी होगी, कोई भी फ्री होल्ड नहीं है उसका अर्थ पे। फ्री होल्ड का मतलब है कि कोई भी इस अर्थ का परमानेंट ऑनर नहीं है। हम लोग क्या है, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम सारे के सारे यहाँ पर क्या है, किराएदार हैं, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। और हमें क्या करना है, लीज होता है किराया देना, किराएदार किराया देता है, तो वो कहता है कि हमें क्या किराया देना है, हमें फुल रिपेयर करना है, किसको, अर्थ को। इन द
वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन। अब वो कहते हैं कि अगर लेस्टर ब्राउन के वर्ड्स की बात की जाए, वो क्या कहते हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। वो हमें ये बोल रहे हैं कि आप लोग क्या सोचो, आप ये मत सोचो कि आपने अर्थ को अपने फोर फादर से लिया है, अपने पूर्वजों से लिया है, उनसे इनहेरिट किया, आप इसका जो मन करे वो यूज़ करोगे। आप ये सोचो कि आपने ये क्या किया है, अपने बच्चों से बोरो किया, मतलब अपने बच्चों से आपने इस अर्थ को उधार में लिया है। उधार में लिया मतलब इनकी अमानत है जो आपके पास है, आपको वापस लौटानी है ना, वापस दोगे ना आप किसी चीज़ को किसी से उधार लेते हो तो वो कहता है कि आप ये मत मानो कि अर्थ इनहेरिट किया अपने फोर फादर से, ये समझो कि ये आपने अपने बच्चों से उधार ली है, आपके बच्चों की अमानत है और आपको इसे सेफली रिटर्न करना है। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई। बेसिकली इन्होंने पॉपुलेशन की बात की और जो हमारे अर्थ है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ये सारी बातें की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पूरा जो हमारा चैप्टर था उसमें यही बताया गया है कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिडी हो गए हैं, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइटेशन ही नहीं कर रहे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अर्थ के रिसोर्सेज का। जो मेन रीज़न है हमारी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, वो क्या है, अभी तो आप डिप्लीट कर रहे हो लेकिन आज नहीं तो कल इसका बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर। तो जो मैसेज यहाँ से कन्वे होता है वो क्या है कि हमें अपनी अर्थ को सेव करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, चाहे अवेयरनेस से करो चाहे कैसे भी करो, मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।